हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर। आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल ICS क्लास पे स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने मैथमेटिक्स में प्रश्न नंबर 6.2 तक अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। बाकी इधर हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6.3। और प्रश्न नंबर 6.3 को स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करूँगा कि प्रश्न नंबर 6.3 का जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ाऊँगा, क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लिया तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आप प्रश्न नंबर 6.3 बहुत ही आसान तरीके से लगा ले जाएंगे, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में प्रश्न नंबर 6.3 का जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं अच्छी तरीके से क्लियर कर दूंगा, ठीक। और हाँ, अगर आप प्रश्न नंबर 6.2 के पहले का वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप अवकलन लेता और सांख्य तत्व की पढ़ाई बेसिक से करना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट पर अवकलन क्लास 12 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट पर सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल हैं, तो वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वक्र पर स्पर्श रेखा या अविलंब रेखा, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक वक्र रहेगा, उस वक्र पर एक स्पर्श रेखा खींची रहेगी, उसका समीकरण निकालना रहेगा। एक अविलंब रेखा खींची रहेगी, उसका समीकरण निकालना रहेगा, ठीक है। लेकिन वो स्पर्श रेखा क्या होता है, अविलंब रेखा क्या होता है, अभी इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों रेखा है और रेखा का हमको निकालना है समीकरण, और समीकरण निकालने के लिए जानना जरूरी होता है कि प्रवणता क्या होता है, क्योंकि आप बिना प्रवणता का रेखा का समीकरण नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रेखा की प्रवणता क्या होता है, ठीक है। प्रवणता समझने के बाद फिर समझेंगे इस पॉइंट को, ठीक। तो देखिए हमको पढ़ना है पहले रेखा की प्रवणता। ये जो प्रवणता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेडियंट, और इसको इंडिकेट करते हैं स्मॉल m से, ठीक है। देखिए प्रवणता निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, पर हमको सिर्फ यहाँ पर एक तरीका जानना है जो यूजफुल है हमारे इस प्रश्न 6.3 में। तो वो एक तरीका क्या है, तो बहुत ध्यान से आप देखिए। इसी तरीके में जो प्रवणता होता है उसका जो परिभाषा होता है वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं ये एक चतुर्थांश है कि नहीं। और चतुर्थांश में किसी भी एक पॉइंट को निरूपित करने के लिए दो लोग चाहिए होते हैं, एक एक्स एक वाई। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है, इस पॉइंट को निरूपित करने के लिए दो लोग चाहिए, एक चाहिए एक्स, एक चाहिए वाई। इस पहले वाले को एक्स अक्ष बोलते हैं, एक्स अक्ष की वैल्यू, वाई वाले को बोलते हैं वाई अक्ष की वैल्यू। इसी को भुज बोलते हैं, इसको कोट बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये जानना जरूरी है किसी भी एक पॉइंट को निरूपित करने के लिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों का मान होना जरूरी है। पहले एक्स अक्ष को लिखते हैं, फिर वाई अक्ष को लिखते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे देखते हैं। देखिए मान लीजिए कोई एक रेखा है, एक रेखा है ना, तो ये रेखा एक्स अक्ष से दो कोण बना रहा है। एक्चुअली में हमको जो रेखा का कोण लेना है वो एक्स अक्ष से ही लेना है, वाई अक्ष से नहीं लेना है, ठीक है। तो ध्यान दो, ये रेखा जो कोण बना रहा है, एक कोण ये बना रहा है, एक कोण ये बना रहा है, दो कोण नहीं बना रहा है। अब बहुत लोग कहेंगे नहीं सर चार कोण बना रहा है, देखिए एक कोण ये, एक कोण ये, तो ठीक है चार कोण बना रहा है, ये बात तो सही है, क्योंकि जो कोण ये होगा वही कोण ये भी होगा, जो कोण ये होगा वही कोण ये भी होगा, ठीक है। तो चलिए इसको छोड़िए। तो दो कोण बना रहा है, एक कोण ये बना रहा है, एक कोण ये बना रहा है। अब इनमें से हमको कौन सा कोण लेना है, तो आप देखिए हम लोग जानते हैं कि ये जो इधर वाला होता है वो एक्स अक्ष की धन दिशा होती है, जो इधर वाला होता है वो एक्स अक्ष की क्या होती है, ऋण दिशा होती है। तो हमको ये जो कोण लेना है वो एक्स अक्षीय धन दिशा से लेना है। धन दिशा यही है ना, ये धन है। देखिए ये धन से उठ रहा है, देखिए ये कोण धन से उठ रहा है, लेकिन ये कोण ऋण की ओर से उठ रहा है। देखिए ये कोण ऋण की ओर से उठ रहा है, मतलब ये इधर से उठ रहा है और ये इधर से उठ रहा है। तो हमको जो कोण लेना है वो धन की ओर से उठने वाला कोण लेना है, मतलब ये कोण लेना है, ये थीटा है। समझ में आ रहा है। और इसी थीटा के पहले लगा देना है अस्पसज्जा, जिसको बोलते हैं टैन। तो अगर हम थीटा के पहले टैन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टैन थीटा। और यही आ गई इस रेखा की प्रवणता, यानी इसी को कह सकते हो बराबर यम, और यम बराबर फॉर्मूला हो गया टैन थीटा, और ये होती है रेखा की प्रवणता का सूत्र, ठीक है। ये बात समझ में आएगी नहीं। क्या करना है, कोई पूछे प्रवणता क्या होता है तो कह सकते हो कि एक्स अक्ष के धन दिशा से बनने वाले कोण की अस्पसज्जा को ही बोलते हैं प्रवणता। तो यम बराबर क्या हो गया टैन थीटा। थीटा क्या है, एक्स अक्ष के धन दिशा से बनने वाला कोण है। तो इतनी बात समझ में आएगी नहीं, तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे, देख लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, सवाल में कभी कभी कहेगा कि दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही है तो उनके बीच का कोण निकालो। जैसे मान लेते हैं, देखो ये एक रेखा है ना, ये भी एक रेखा है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, नहीं काट रहे हैं तो काट रहे हैं तो कोण बन रहा है। देखो रेखाओं के काटने से कोना बन रहा है। देखो एक कोना ये बन रहा है, एक कोना ये बन रहा है, एक कोना ये बन रहा है, एक कोना ये बन रहा है। और कोना को ही बोलते हैं कोण। क्यों? क्योंकि कोण ऐसे लिखते हैं ना, तो अड़ा कोना पढ़ते हो जाएगा कोण, और कोण मतलब कोना, तो ये कोना इसी को बोलता है कोण, ठीक है। अब देख लो, मान लो ये कोण क्या है, अल्फा है कि नहीं। तो इस अल्फा कोण को कैसे निकालना है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ऐसे चलते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है उसको हम ड्राइव करेंगे। वैसे तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। लेकिन नहीं, सबसे पहले हम लोग ड्राइव करेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे आता है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर ये दो रेखाएं दूसरे को काट रही हैं, ठीक है, काट रही है कि नहीं,
तो क्या करेंगे हम लोग, एक्स अक्ष खींचेंगे, वाई अक्ष खींचेंगे। देखिए एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है, ठीक है। हमको अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो ये मान लीजिए जो ये रेखा है इसकी जो प्रवणता है वो है m1, और जो ये रेखा है इसकी जो प्रवणता है वो क्या है, वो है m2, ठीक है। अब देखिए ये प्रवणता निकालने के लिए ये एक्स अक्ष की संख्या से कुछ कोण बनाएगा। तो मान लीजिए ये जो कोण है ये कोण, या मान लीजिए जो ये कोण है ये m1 है तो इसको मान लीजिए θ1 मान लीजिए, ठीक है। ये m2 है तो इसको मान लीजिए क्या, θ2, ठीक। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं। अब हम लोग जानते हैं कि अगर ये एक त्रिभुज है और त्रिभुज में इसको ऐसे आगे हम बढ़ा दें तो ये जो मिलता है इसको बोलते हैं बहिष्कोण। और बहिष्कोण क्या होता है कि त्रिभुज में इस कोण को छोड़ के बाकी इन दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। यानी अपने बगल वाले कोणों को छोड़ के बाकी जो दो कोण है उनके योगफल के बराबर होता है, मतलब इतना बराबर, इतना प्लस इतना होगा। तो यहाँ पे देखिए ये एक त्रिभुज है कि नहीं, तो बिल्कुल त्रिभुज है। त्रिभुज में इसको आगे बढ़ाया गया मतलब ये बहिष्कोण है, और ये बहिष्कोण क्या होगा, अपने से दूर वाले इन दो कोणों के योगफल के बराबर होगा। तो क्या होगा, θ1 बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस θ2। तो अल्फा प्लस θ2, और हमको निकालना है अल्फा की वैल्यू। तो अल्फा की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हो तो θ2 को इधर भेज दो। जब इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा θ1 माइनस क्या, θ2, और बराबर हो जाएगा अल्फा, ठीक है। अब चलते हैं आगे देखते हैं। देखिए बात हो रही है प्रवणता दिया हुआ है, तो प्रवणता निकालने के लिए tan होना चाहिए। तो tan नहीं है थीटा के पहले, तो क्या करोगे आप, दोनों पक्षों के पहले tan लिख दोगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि दोनों पक्षों में tan लेने पर, और tan जब लोगे तो ये हो जाएगा tan, और ये हो जाएगा θ1 माइनस θ2, और ये हो जाएगा बराबर क्या, tan अल्फा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पहले tan अल्फा को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा tan अल्फा बराबर, देखिए tan a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, और tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan a माने क्या, tan θ1 माइनस tan b माने क्या, tan θ2, और बटा क्या, 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो 1 प्लस tan a माने क्या, tan a माने क्या, tan थीटा, और इंटू क्या, tan θ2, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग जानते हैं ये देखिए ये tan अल्फा है बराबर tan θ1 की जो वैल्यू है वो क्या है, तो हम लोग जानते हैं अगर हमको m1 की वैल्यू निकालनी है तो m1 बराबर क्या हो जाएगा, tan θ1, क्योंकि हमको x अक्ष के दंड दिशा से कोण लेना है, तो ये हो गया। बाकी यदि m2 की वैल्यू आप निकालना चाहते हो तो m2 बराबर क्या हो जाएगा, tan θ2, क्यों, क्योंकि इसकी प्रवणता ये होगी, इसकी प्रवणता ये होगी। इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं। चलते आगे देखते हैं। देखिए tan थीटा जो 1 है इसकी वैल्यू क्या है, तो tan θ1 की वैल्यू है m1। तो यहाँ पे लिखेंगे m1 माइनस tan θ2 की वैल्यू क्या है, तो tan θ2 की वैल्यू है m2। तो यहाँ पे हो जाएगा m2, और बटा यहाँ पे देखिए 1 है, प्लस tan θ1 की वैल्यू क्या है, m1, इसकी वैल्यू क्या है, m2, और ये निकल गया tan अल्फा का फॉर्मूला m1 माइनस m2 बराबर 1 प्लस m1 इंटू m2। अब क्वेश्चन उठ रहा है कि हमको तो अल्फा की वैल्यू निकालनी थी, तो ये tan अल्फा क्यों निकल गया। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि m1 m2 की वैल्यू जो सवाल में दिया रहेगा, जब इसको आप हल करोगे तो कुछ वैल्यू आएगा, और उस वैल्यू को आप tan के पदों में लिखोगे तो tan कट जाएगा, और अल्फा की जो वैल्यू निकलेगी वो वैल्यू हमको मिल जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो उनके बीच कोना बनेगा, कोना माने कोण बनेगा, उस कोण का फॉर्मूला होता है tan अल्फा बराबर m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है। तो ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस फार्मूले से दो फार्मूले और बनने वाले हैं, वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में वो फार्मूला नहीं है, वो कंडीशन है, पर उसको आप समझिए अच्छे से। देखिए अगर मान लीजिए दो रेखाएं हैं, ये मान लीजिए दो रेखाएं हैं, एक की प्रवणता m1 एक की प्रवणता m2 है, ये तो रहेगी कि नहीं, और दोनों एक दूसरे के समांतर हो तब क्या होगा, तो अगर दोनों एक दूसरे के समांतर हैं तो ये कहीं काटेंगे ही नहीं, समांतर रेखाएं कहीं काटती ही नहीं है, और अगर कहीं एक दूसरे को काटेंगे नहीं तो इनके बीच में कोण बनेगा नहीं, और अगर इनके बीच में कोण नहीं बना तो कोण क्या होगा, कोण 0 होगा कि नहीं। तो कह सकते हो कि मान लीजिए ये एक रेखा AB है, कुछ भी मान सकते हो, ABCD कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो कह सकते हो कि जब दो रेखाएं क्या हो, जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो, तो जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो तो क्या होगा, वो कहीं काटेंगे नहीं, उनके बीच बनने वाला कोण क्या होता है, अल्फा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और अगर अल्फा 0 होगा तो देख लीजिए इस फॉर्मूले से tan अल्फा की वैल्यू क्या है, 0, तो ये हो जाएगा tan 0 बराबर ये हो जाएगा m1 माइनस क्या m2, और बटा क्या हो जाएगा, तो बटा थोड़ा ध्यान से देखिए, बटा हो जाएगा 1 प्लस और m1 इंटू क्या m2, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
ठीक है। tan 0 की वैल्यू क्या होती है, तो हम लोग जानते हैं कि tan 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, और बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए m1 माइनस m2 और बटा क्या 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, देखिए इसके बटा कुछ नहीं है तो बटा 1 कर देते हैं और बाई क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 0 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो यही आ जाएगा, यानी क्या आएगा m1 माइनस m2 बराबर इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, आएगा 0। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखिए ये है m1 और m2 उधर जाएगा तो बराबर हो जाएगा m2। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या देख रहे हो, m1 m2 के बराबर है। m1 माने क्या, अरे वो m1 माने वो जो दो रेखाएं थी, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उनकी प्रणोताएं क्या होती है, आपस में बराबर। और ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब भी दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी तो उनकी प्रणोताएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी, बराबर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अपने माइंड में नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो ये रहा जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तब का कंडीशन। और हम लोग पढ़ेंगे कि जब दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं तब उनकी प्रणोताओं में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं जब दो रेखाएं कैसी, जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हो। ठीक है, तो देखिए जब दो रेखाएं क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हो, तो लंबवत अगर दो रेखाएं हैं तो देखिए एक रेखा ये होगी, एक रेखा लंबवत है, तो बीच में कोण कितना बन रहा है, कोण बन रहा है 90, यानी तब अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 90 होगी। होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। और फॉर्मूला क्या था दो रेखाओं के बीच में बनने वाले कोण का, tan अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है 90 बराबर m1 माइनस क्या m2 और बटा क्या, सॉरी m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू क्या m2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है कि नहीं, और इनफाइनाइट का मतलब होता है 1/0 बराबर क्या हो जाएगा m1 माइनस m2 और बटा क्या 1 प्लस m1 इंटू क्या m2। ठीक है, अब देखो भाई क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा, यानी क्या 1 प्लस m1 इंटू m2 बराबर क्या, इसके इसमें गुणा करोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे देखते हैं। ये देखिए m1 इंटू m2, ये एक उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, क्या आ गया -1, यानी कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हो तो देखिए उनके प्रणोताओं गुणनफल क्या है, -1 के बराबर है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। यानी कि अगर एक रेखा ऐसे है और दूसरी रेखा उसी पे लंब है, तो अगर एक रेखा की प्रणोता यानी m1 की प्रणोता मान लीजिए दिया है 5 और कह रहा है m2 की प्रणोता निकालो, तो इसको आप बिल्कुल निकाल सकते हो। तो कैसे, देखो ये हो गया कंडीशन, जब लंब होगा तो ये होगा। ठीक है, अब कैसे निकालोगे अगर एक का दिया है तो दूसरे का, तो देखिए m1 की वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू है 5, तो लिख दिया आपने 5। m2 की वैल्यू क्या है, निकालनी है, तो m2 की वैल्यू निकालनी है, बराबर क्या हो जाएगा -1, और m2 बराबर क्या हो जाएगा -1 बटा क्या 5। तो इस तरह हम लोगों ने क्या सीखा कि जब दो रेखाएं एक दूसरे के लंब हो तो उनकी प्रणोताओं का गुणनफल क्या होता है, -1 के बराबर होता है, और अगर एक की प्रणोता दी हो तो दूसरी की प्रणोता हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो 3 चीज़ हम लोगों ने पढ़ा। पहला हम लोगों ने पढ़ा कि प्रणोता क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटे तो उनके बीच का कोण क्या होता है। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा कि जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तब क्या कंडीशन होता है, प्रणोताएं बराबर होती हैं। और चौथा हम लोगों ने पढ़ा कि जब दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हो तो उनकी प्रणोताओं का गुणनफल क्या होता है, -1 के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने 4 कंडीशन पढ़ा और चारों कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर ये चारों चीज़ आपको समझ में आई हो तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं समझ में आई तो वीडियो को और फिर से देखिए। अगर उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए कि सर मुझे ये चारों कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो मैं क्या करूँगा, इसका एक बार फिर से एक वीडियो बना करके अपलोड करूँगा, आपको देख लीजिएगा। क्योंकि अगर आपको ये पॉइंट नहीं समझ में आया तो आप स्पर्श रेखा या अवलंब रेखा के सारे क्वेश्चन लगा तो भले ले जाओगे, लेकिन उसको आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे। और क्या मतलब है ऐसे पढ़ाई का कि आप रट्टा मार के समझ गए, लगा ले गए, लेकिन आपको समझ में नहीं है अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ हमारे पढ़ाने का मेन उद्देश्य है कि चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक, तो ये रहा 4 पॉइंट। अब आइए आगे देखते हैं। अब आते हैं अपने पॉइंट पे। हमारा पॉइंट क्या था स्टार्टिंग में कि वक्र रेखा पर स्पर्श रेखा और अवलंब रेखा रहेंगी। तो आइए पहले समझ लेते हैं वक्र रेखा क्या होती है और अवलंब रेखा क्या होती है। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये वक्र है ना, ये वक्र है, बिल्कुल है। वक्र माने एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है। ठीक है, तो ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा वक्र है। ठीक, स्पर्श रेखा, देखिए स्पर्श रेखा का मतलब होता है, स्पर्श नाम से ही क्लियर, स्पर्श माने टच, स्पर्श माने केवल छू करके जाएगी, केवल टच करके जाएगी, यानी ऐसी रेखा जो इस वक्र को केवल टच करके जाए, काटी नहीं, ध्यान दो, केवल टच करके जाए तो उसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे ये रेखा क्या कर रही है, इसको टच करके जा रही है, तो ये जो रेखा है इस वक्र की स्पर्श रेखा है।
अब जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है, इस पे अगर टच करके जाएगी तो भी ये क्या होगी, इसी की स्पर्श रेखा होगी। अगर ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे टच करके जा रही है तो ये भी क्या होगी, इसकी स्पर्श रेखा होगी। इतनी बात पल्ले पड़ेगी नहीं कि स्पर्श रेखा क्या होती है। अब अभिलंब रेखा क्या होती है, तो बहुत सिंपल है। देखिए अगर किसी वक्र पे कोई स्पर्श रेखा खींची गई है ना, तो जिस पॉइंट पर वो टच कर रहा है उसी पॉइंट से अगर कोई रेखा उसी के लंबवत गुजर जाए, देख लो ये स्पर्श रेखा है कि नहीं। स्पर्श रेखा वक्र को जिस बिंदु पर टच करता है, अगर उसी बिंदु से कोई रेखा उस स्पर्श रेखा के लंबवत गुजर जाए तो उसी को बोलते हैं अभिलंब रेखा। बात पल्ले पड़ी कि नहीं। इट मीन्स अगर कहीं स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा दिया है तो दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। और हाँ, सबसे बड़ी बात, दोनों एक दूसरे को काटेंगे भी। देखिए ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, लेकिन जिस पॉइंट पे काटेंगे वो पॉइंट सेम होगा। मतलब एक ही पॉइंट पे क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को काटेंगे और वो पॉइंट कहाँ होगा, वक्र पर स्थित होगा। ठीक, तो इतनी बात आपको अच्छे समझ में आएगी नहीं, तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे, देखते हैं। और इधर जो हम लोग देखेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए हमको यहाँ पे पढ़ना है स्पर्श रेखा का समीकरण, अभिलंब रेखा का समीकरण। यहाँ रेखा है, हमको पढ़ना है रेखा का समीकरण। और देखिए रेखा के समीकरण निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन यहाँ पे हमको सिर्फ एक फॉर्मूला पढ़ना है रेखा के समीकरण निकालने का। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ कि रेखा का समीकरण निकालने के लिए दो चीज़ें होना जरूरी है। पहला बिंदु और दूसरा उसी रेखा की परवरता। अगर उसी, जैसे मान लीजिए एक रेखा है ना, अगर आप चाह रहे हो इस रेखा का समीकरण निकालो तो इस रेखा पर एक बिंदु मालूम होना चाहिए, एक बिंदु। और बिंदु कैसे मालूम होगा, तो बिंदु मालूम होने के लिए, बिंदु को लिखने के लिए दो चीज़ होनी चाहिए, x और y। बिंदु मालूम होना चाहिए और इस रेखा की प्रवणता मालूम होनी चाहिए, माने यम, ग्रेडियंट। तो अगर ये दो चीज़ मालूम है तो आप रेखा का समीकरण बहुत ही आसानी से निकाल पाओगे। जैसे मान लीजिए कोई बिंदु दिया है 5,6, ठीक है, और प्रवणता दिया है 7। अब चारों रेखा का समीकरण निकालना है तो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है y माइनस y1 बराबर यम x माइनस x1। ये रेखा का समीकरण का फॉर्मूला होता है। तो हमें इस y से और इस x से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है तो m से मतलब है। x1 माने ये जो पहली वैल्यू दी होती है वो x1 होती है, ये जो ये वैल्यू दी होती है ये y1 होती है, मतलब ये x1 ये y1। इसमें पुटअप करो, जो भी आएगा वो रेखा का समीकरण हो जाएगा। देखिए ये y है तो y से मतलब नहीं है, y1 माने क्या, ये वैल्यू, तो ये है 6, यम की वैल्यू क्या दिया है 7, x तो x से मतलब नहीं है, x1 की वैल्यू तो ये पे x1 होगा। ठीक है, अब इसी को आप सॉल्व कर दो, y माइनस 6 बराबर 7x माइनस 7 बचे क्या 35। ठीक है, अब इसी को आप सही से लिख लो। सही से लिखने का क्या मतलब है कि y 7x को इधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ, तो ये माइनस 35 में से ये उधर जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, और माइनस 35 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, माइनस 29 आएगा। ये हो गया रेखा का समीकरण, बस हो गया। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको निकालना है स्पर्श रेखा का समीकरण, फिर निकालना है अभिलंब रेखा का समीकरण। तो आइए सीखते हैं कि पहले स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं। तो देखिए स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए पहले मालूम होना चाहिए बिंदु। तो देखिए जिस बिंदु पे काटेगा वो बिंदु दिया ही है, यह स्पर्श रेखा वक्र पे कहीं ना कहीं टच करेगा ना, तो जिस पॉइंट पे टच करेगा वो पॉइंट उसी रेखा पे ही होगी, तो पॉइंट तो हमको मिल जाएगा। और सवालों में भी क्या करेगा, पॉइंट दिया रहेगा। ठीक, अब क्वेश्चन उठ रहा है कि इसकी प्रवणता कहाँ से निकलेगी, प्रवणता भी तो चाहिए। तो प्रवणता निकालना बहुत ही सिंपल है। देखिए सवाल में क्या रहेगा कि जो ये वक्र है, इस वक्र का समीकरण दिया रहेगा, इस वक्र का समीकरण दिया रहेगा, मतलब वक्र की वैल्यू दी रहेगी। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं, समझिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैं कह दूं, हम लोग जानते हैं कि ये वक्र एक फलन होता है और फलन को लिखते हैं y बराबर fx, लिखते हैं कि नहीं। यहाँ पे fx की कुछ वैल्यू दी रहती है, जैसे मालूम मैं दे दूँ x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2, ठीक है, दिया हुआ है। अब ये कोई पॉइंट रहेगा ना, तो मान लेते हैं कोई पॉइंट 3,2 है, मतलब कोई पॉइंट रहेगा तो ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, अब तो इस रेखा पर एक पॉइंट दिया, लेकिन प्रवणता कैसे निकालोगे, तो प्रवणता देखो ऐसे निकालोगे, जो भी वक्र माने क्या, इस वक्र का जो समीकरण दिया रहेगा उसको पहले उतारोगे और उसी का डिफरेंशिएट कर दोगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा dy/dx, और ये हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा प्लस, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 3, और 2 का 0 का इसको हटा दो। ठीक है, अब ध्यान दो, ये क्या आ गया, ये आ गया जो ये वक्र था उसका जो समीकरण दिया हुआ था उसका डिफरेंशिएट आ गया। ठीक है, लेकिन अगर ये पॉइंट इसमें पुटअप कर दोगे तो क्या मिलेगा, इस पॉइंट से जाने वाली रेखा की प्रवणता। अगर ये पॉइंट पुटअप करोगे तो इस पॉइंट से जाने वाली रेखा स्पर्श रेखा की प्रवणता मिल जाएगा।
ये पॉइंट पुटअप करोगे तो मिल जाएगा इस पॉइंट से जाने वाली स्पर्शरेखा की प्रवणता। ध्यान दो, मतलब हम इसी से बहुत सारी रेखाओं की प्रवणता निकाल सकते हैं। तो हमको निकालना है इस स्पर्शरेखा की प्रवणता, तो ये पॉइंट पुटअप कर दो। तो जैसे पुटअप करोगे तो यहाँ पे आप लिखना पड़ेगा आपको कि dy/dx आपने लिख दिया, फिर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि आपने कौन सा पॉइंट पुटअप किया है। तो आपने पुटअप किया ये पॉइंट, मतलब ये पॉइंट पुटअप किया, तो यहाँ बगल में लिखना पड़ेगा 3,2 पुटअप किया है। तो पुटअप कर दो, देखो 2 x माने क्या, पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। तो x की वैल्यू क्या है 3, तो 2 गुणे क्या हो जाएगा 3, और ये प्लस क्या है 3, और 2 तिया है 6 और 3 क्या 9, बस। और यही जो 9 है ना, 9 वही है इस रेखा की प्रवणता यम। ठीक है, तो सवाल में क्या क्या रहेगा, सवाल में दिया रहेगा ये पॉइंट दिया रहेगा, तो पॉइंट तो मिल गया। और सेकंड में ये जो वक्र है, इस वक्र का समीकरण दिया रहेगा, तो वक्र के समीकरण से ही आप निकालोगे इस स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब आपको देखो ये पॉइंट भी मिल गया, नहीं मिल गया पॉइंट तो दिया रहेगा, और प्रवणता आप यहाँ से निकाल लोगे। अब आप पॉइंट पा गए, प्रवणता पा गए, रेखा का समीकरण निकाल दो। तो ऐसे आप कह सकते हो, कहोगे स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण। और समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, तो y-y1 बराबर क्या, यम x-x1, यही तो होता है। आ जाओ, देखो ये y है, y1 माने क्या, अरे ये पॉइंट है, तो पॉइंट में पहला x1 है, दूसरा y1 है। हमको इस y और x से मतलब नहीं है, तो y1 माने क्या, ये 2, m माने क्या, m की वैल्यू निकाल बैठे हो, यहाँ पे 9 है, x से मतलब नहीं है, x1 की वैल्यू क्या है 3। इसी को सॉल्व करो, जो भी आएगा वो हो जाएगा रेखा का समीकरण, बस हो गया। तो इस तरह हम लोगों ने सीखा कि स्पर्शरेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं। आइए एक क्वेश्चन एग्जांपल देते हैं, उस एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि स्पर्शरेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं। तो देखिए ये एग्जांपल है हमारे सामने, ठीक है। देखिए सवाल क्या है कि y बराबर इतना के बिंदु इतना पर स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात करो। तो समीकरण निकालने के लिए पहले बिंदु होना चाहिए। देखो बिंदु दिया है कि नहीं, प्रवणता चाहिए ना, तो बिंदु दिया, प्रवणता चाहिए। तो ये जो वक्र का समीकरण दिया ना, इसी का डिफरेंशिएट करो। क्या दिया, y बराबर x³ + 1, डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा dy/dx। यहाँ पे x है तो x के सापेक्ष करोगे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 3x², 1 का डिफरेंशिएट करोगे 0 आएगा, हटा दो, ठीक है। किस पॉइंट पे निकालना है, तो इस पॉइंट पे निकालोगे, तो dy/dx किस पॉइंट, पॉइंट क्या है 0,1, इसी पॉइंट पे निकालोगे तो जो भी मिलेगा उस रेखा की क्या हो जाएगी, प्रवणता हो जाएगी यम। और क्या मिलेगा, तो देखो यहाँ पे 3 है, x की वैल्यू देखो 0 है, y की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू 0 रखोगे, तो 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा, और बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ध्यान दो, क्या ये पॉइंट भी है और प्रवणता भी है 0। तो पॉइंट भी है, प्रवणता भी है, रेखा का समीकरण क्या होता है, तो आप लिखोगे ऐसे, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण। और समीकरण का क्या फॉर्मूला होता है, तो होता है y-y1 बराबर क्या, यम x-x1, ठीक है। तो देखो y और x से मतलब तो है नहीं, तो लिखोगे y-y1 माने क्या, तो ये जो पहली वैल्यू है ये वैल्यू y1 है, ये वैल्यू x1 है, ठीक है। तो y1 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो लिखोगे आप 1 बराबर यम की वैल्यू आपने निकाला 0 आया, तो यहाँ पे लिखोगे 0, x-x1 की वैल्यू यहाँ पे देखो 0 है, तो आप लिख दोगे 0, ठीक है, बराबर y-1, 0 का मल्टीप्लाई करोगे पूरा 0 आ जाएगा, और आ गया यही रेखा का समीकरण, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने इस वीडियो में सीखा कि स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में रहने देते बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बड़ा हो चुका है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखा कि स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे निकाला जाता है, ठीक है। बाकी बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे तो उसको हमने पढ़ लिया, ठीक है। बाकी अब एक चीज़ बचा हुआ कि अवलंब रेखा का समीकरण कैसे निकाला जाता है। तो हम लोग सारे कॉन्सेप्ट पढ़े ही हैं, बस उसको पढ़ना बाकी है, तो उसको पढ़ने में मुश्किल से 2 या 3 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो आज वीडियो में इतना रहने देते हैं। इस वीडियो का नाम है स्पर्श रेखा या अवलंब रेखा का पार्ट फर्स्ट, के कॉन्सेप्ट का पार्ट फर्स्ट इसका नाम है। बाकी जो अगला वीडियो आएगा 2-3 मिनट का, उसका नाम रहेगा स्पर्श रेखा और अवलंब रेखा के कॉन्सेप्ट का पार्ट 2 वीडियो, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको कहीं नीचे दिख रहा है तो वहाँ से आप देख लीजिए, नीचे उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आके देख लीजिए, ठीक है। या सबसे बेहतर होगा हमारे प्लेलिस्ट पे चले जाइए, हमारे प्लेलिस्ट पे ओकुलस के अनुप्रयोग के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट पे सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल है, वहाँ से आप पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। और आप लोगों ने अपना पैसे बनाए रखिए।